बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अप्रैल 28, 2026। गुज़िश्ता रोज़ के लेक्चर के अंदर हमने बात की थी कि एनालॉग और डिजिटल के दरमियान क्या फ़र्क मौजूद है। हमने इस बात को जाना समझा कि एनालॉग और डिजिटल, हमारे पास कंप्यूटर्स, प्रोसेसिंग मशीन्स दोनों टाइप्स की हो सकती हैं, एनालॉग भी और डिजिटल भी। एनालॉग और डिजिटल के दरमियान बुनियादी फ़र्क इस बात का है कि वो किस तरीके से अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अपने डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं। अगर वो कंटिन्यूस डेटा की फॉर्म में है तो वो कहलाएगा आपका एनालॉग, और अगर वो डिस्क्रीट डेटा की फॉर्म में है, चाहे तो है या नहीं है, 1 होगा या 2 होगा, बीच में कुछ नहीं है, तो उस सूरत में उसको हम कहते हैं डिजिटल डेटा। अब कंप्यूटर के अंदर क्या होता है कि 1 या 0, 1 या 0, लेकिन देखो इस बात को समझना कितना मुश्किल है। 1 या 0, 1 या 0, और इसी 1 या 0 की मदद से उन्होंने पूरी की पूरी ABCD भी लिख लेते हैं, उसी की मदद से गेम्स भी खेल लेते हैं। कितनी उसकी पूरी साइंस है, उसके पीछे बिल्कुल कितना एक आपका बूलियन अलजबरा है, पूरी मैथ्स की पूरी ब्रांच है जो इसी बात के ऊपर है कि कैसे इस 1 और 0 की मदद से हम डिफरेंट टाइप्स का डेटा रिप्रेजेंट कर सकें। उसके मुकाबले में जो एनालॉग है उसको हमारे लिए समझना कितना आसान है। अगर आप गौर करेंगे, जो आपके पास एक स्केल होता है, राइट, स्केल कब से इजाद हुआ है? स्केल कब से? कई हजार सालों से ये स्केल चल रहा है। ओके, ये इंसान के लिए समझना आसान है, उससे रिलेट करना उसके लिए आसान है। तो एनालॉग ज़्यादातर इस्तेमाल होता रहा, लेकिन उसके फिर खामियां भी हैं। उसके अंदर एक एक्यूरेसी का मसला आ जाता है। मसलन आपसे कहा जा रहा है यार फैन थोड़ा स्लो कर दो, फैन थोड़ा तेज कर दो, और उसके अंदर क्या प्रॉब्लम आता है, कितना तेज कितना स्लो। उसके मुकाबले में जो डिजिटल फॉर्मेट है, 1 दबाओ, 2 दबाओ, 3 दबाओ, बात बिल्कुल सही है ये नहीं, उसमें कोई गलती की गुंजाइश है? कंप्यूटर के अंदर भी जब कंप्यूटर्स को, जो मॉडर्न कंप्यूटर्स को बनाना शुरू किया, तो उन्होंने इसी बात को रियलाइज किया कि ठीक है कि डिजिटल जो डेटा है, डिजिटल कंप्यूटर्स को बनाना मुश्किल है, उसके पीछे पूरी एक मैथ्स है, पूरी एक साइंस है, लेकिन उसकी खूबियाँ हैं, उसके फ़वाइद हैं, उसकी खसूसियात हैं। सबसे बड़ी खूबी क्या? उसके अंदर एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है, और इसकी मदद से कंप्यूटर्स को हमारे लिए बनाना आसान हो जाएगा। तो इसलिए आपके जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं वो सारे के सारे डिजिटल कंप्यूटर्स हैं। लेकिन हमारे पास ऐसे भी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं जहाँ पे आपके पास एनालॉग भी है और डिजिटल भी है, जैसे आपकी ECG मशीन, जैसे आपका डिजिटल थर्मोमीटर। वो थर्मोमीटर मेजर किस पे कर रहा है? एनालॉग के बेसिस पे, लेकिन डेटा को रिप्रेजेंट कैसे कर रहा है? डिजिटल बेसिस पे। उसके बाद फिर हमने एक टॉपिक शुरू किया था ऑपरेटिंग सिस्टम का। हमने कल एक एग्जाम्पल दी थी कि कॉलेज के अंदर भले आपके टीचर्स मौजूद हो, भले आपके स्टूडेंट्स मौजूद हो, लेकिन दोनों को मैनेज करने के लिए आपके पास कोई ऐसी शख्सियत होनी चाहिए जो इन सबको मैनेज कर रही हो। ओके, अब वो काम क्या है? प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल खुद कॉलेज में आके क्लासेस कंडक्ट नहीं करा रहा, या प्रिंसिपल खुद आके क्लास के अंदर पढ़ नहीं रहा, लेकिन अगर प्रिंसिपल ना हो तो हमारा कॉलेज ना चल सके। इसकी एक और मिसाल ले लो, लकीवन कौन कौन गया हुआ है? अच्छा, कौन नहीं गया है? ओके, अक्सरियत ऐसी है जो लकीवन शॉपिंग मॉल के अंदर जा चुकी है। एक बड़ा शॉपिंग मॉल है, अगर देखा जाए तो वहां पे सैकड़ों दुकानें और रोजाना हजारों लोग वहां पे आते हैं। इतनी बड़ी शॉपिंग मॉल हो, उसके अंदर अगर आपके पास मैनेजमेंट ना हो, राइट, कोई मैनेज करने वाला ना हो, मैनेजमेंट टीम ना हो, तो क्या वो शॉपिंग मॉल चल सकता है? ऐसा है या नहीं? शॉपिंग मॉल के चलने के लिए मैनेजमेंट टीम का होना वहां पे बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, यही वाला काम कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम तमाम रिसोर्सेज को मैनेज कर रहा होता है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि लेट से आप शॉपिंग मॉल गए और शॉपिंग मॉल के अंदर आपके पास मैनेजमेंट मौजूद है वहां पे, लेकिन शॉप्स नहीं है, तो क्या आप जाओगे शॉपिंग मॉल में? नहीं। देखो, जैसे हमने कहा कि
शॉपिंग मॉल की जो मैनेजमेंट है वो क्या है वहाँ की? ऑपरेटिंग सिस्टम। वो चीज़ों को ऑपरेट कर रहा है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और वहाँ हम जा किस लिए रहे हैं? उसकी मैनेजमेंट की वजह से नहीं जा रहे, हम शॉप्स की वजह से जा रहे हैं। क्योंकि शॉप्स वगैरह है ना, इसको आप यूँ समझ लो, कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हम किसी काम से, किसी मकसद से उनके पास जा रहे हैं, उनसे हमें कोई बेनिफिट मिल रहा है। हम खादी की दुकान पे गए तो वहाँ पे क्या मिलता है? जिंगर बर्गर मिलते हैं, क्या मिलता है? कपड़े मिलते हैं। हम फूड कोर्ट पे जाते हैं, वहाँ पे चाचा जी की शॉप है, क्या मिलता है वहाँ से? फूड मिलता है। हर जगह का अपना एक पर्पस मौजूद है। वहाँ पे एक जिम मौजूद है, जिम किस लिए जाएंगे? एक्सरसाइज करने के लिए। मेडिकल की दुकान है, किस लिए जाएंगे? मेडिसिन लेने के लिए। ऐसा ही है नहीं? ये वो चीज़ें हैं जहाँ पे हमें कोई एप्लीकेशन, हमें कोई फ़ायदा मिल रहा है। ओके, इसी तरीके से आपके कंप्यूटर के अंदर हो गई एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर की, मोबाइल की, स्मार्ट वॉच की रिसोर्सेज को मैनेज कर रहा है। और दूसरी हो गई वो एप्लीकेशंस जिससे हमें कोई फ़ायदा हो रहा है, जिसके लिए हम उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एक और चीज़ भी होती है। चलो अब इससे पहले, हम आगे बढ़ने से पहले हम पहले एक बात करते हैं। आईना ही क्लास के अंदर आईना कौन है? पीछे खड़ो। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम का मकसद समझ में आ गया, चीज़ों को मैनेज करना। घर के अंदर भी ऑपरेटिंग सिस्टम है कोई? कौन है? फादर, किसी घर में मदर है, किसी में दोनों चल रहे, लेकिन बहरहाल घर के अंदर भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपका मौजूद है। और अगर वो ना हो तो क्या घर चल सकेगा? नहीं चल सकेगा। ऐसा ही है। अब इसी तरीके से तुम्हारे पास एक कंप्यूटर मौजूद है तुम्हारे सामने, ओके, और एक कंप्यूटर आपके लैब में मौजूद है। चलो, लैब में जो कंप्यूटर है उसके ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताओ। माहम, मरियम माजिद, क्या चीज? जोर से बोलो। ओके ओके, ये बताओ, विंडोज का नाम सुना है? विंडोज क्या चीज है? विंडोज जो कर रहे होते हैं ना, विंडोज ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, विंडोज ही आपका कंप्यूटर के अंदर चलने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर विंडोज ना हो तो क्या कंप्यूटर चल सकता है? विंडोज करप्ट हो जाए तो कंप्यूटर चल सकता है? जिस तरीके से कॉलेज में प्रिंसिपल ना हो तो कॉलेज चल सकता है? इसी तरीके से कंप्यूटर को भी चलने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। जिस ऑपरेटिंग सिस्टम से हम लोग अच्छी तरह से वाकिफ है उसका नाम क्या है? विंडोज। अच्छा, मुझे बता, मोबाइल पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है? एमन, एंड्रॉइड। आप लोग के मोबाइल पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है उसका नाम है एंड्रॉइड। आईफोन किसके पास है? हाँ फायजा, आईफोन पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है? आईफोन के ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है उसका नाम है iOS। ये चंद ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके नाम को आपका इल्म होना चाहिए। तो कंप्यूटर पे कौन सा चल रहा है? विंडोज। मोबाइल पे कौन सा चल रहा है? राइट। और अगर आपका मोबाइल एप्पल का है तो उस पर कौन सा चल रहा है? iOS। ठीक, इसी तरीके से हमारे पास और भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे लिनक्स, LINUX, लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। अच्छा, अब ये बताओ कि नेट से तुम्हारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, विंडोज का नाम आ गया, कि विंडोज विस्टा कोई अलग चीज है? विंडोज 11 कोई अलग चीज है? क्या है? क्या फर्क है? उसके वर्जन्स है। चीज वही है लेकिन उसके वर्जन्स है। ठीक। अच्छा, इसी तरीके से तुम्हारे एंड्रॉइड के अंदर जो है, तुम्हारे पास जो एंड्रॉइड है उसके अंदर अगर तुम जाओ तो मोबाइल की सेटिंग में जाओ जरा, मोबाइल की सेटिंग्स में जाके मुझे बताएं कि आपके पास सेटिंग्स में सबसे नीचे जाएंगे, लिखा हुआ आ रहा है वो अबाउट फोन आ रहा है। अबाउट फोन में जाएं, उसके अंदर क्या लिखा हुआ आ रहा है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में? देखो, अब मैं सोनोबा के मोबाइल पे बता रहा हूं। सोनोबा के मोबाइल के ऊपर गए, क्या लिखा हुआ है? एंड्रॉइड। अच्छा, एक काम करना है, ये जो तुम्हारे पास एंड्रॉइड लिखा हुआ है, अभी पर दिखाओ।
जहां पे तुम्हारे पास एंड्रॉयड का वर्जन लिखा हुआ आ रहा है, ओके, उस एंड्रॉयड वर्जन के ऊपर जरा क्लिक करो, 2-3 दफा क्लिक करके बताओ मुझे, आया ये? हाँ जी, कुछ देखने को मिल रहा है, दिखाओ, यहाँ देखें, ओके, फिजा के पास भी आ गया, उमायमा के पास अभी तक नहीं आया, अरीबा, कुछ आया ऐसा? क्लास के अंदर अक्सर लोगों के पास इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, अब यहां पे सवाल पूछ रही है आमना, एंड्रॉइड वर्जन लिखा हुआ है, इनके लिखा हुआ है एंड्रॉइड वर्जन 16, उसके ऊपर 2-3 दफा टैप करो। हाँ जी, अच्छा, ये एक चीज है, इसको आप यूं समझ लें गोया कि एक लतीफा है, एक छोटा सा उन्होंने फीचर रखा हुआ है कि एंड्रॉइड वर्जन के ऊपर जाके 2-3 दफा टैप करें तो उसका एक ऐसा कुछ एनिमेशन सा बना हुआ आता है। पहले एक वर्जन था, सही, पहले एक वर्जन था जिसका नाम था किट कैट, तो उस पर जब टैप करते थे वो चॉकलेट बनी हुई आती थी, ओके। अभी जो आप लोग के पास वर्जन उसमें डिफरेंट आ रहे हैं, अभी उनके पास जो है क्लॉक बनी हुई आ रही है, किसी के पास जो है स्पेस शटल टाइप का एनिमेशन आ रहा है, गुड। तो हर किसी के मोबाइल पे थोड़ी सी डिफरेंट सा है। बहरहाल ये सब के सब क्या है, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट वर्जन्स हैं। मैमूना तुम्हारे पास क्या है, दिखाओ क्या करके रही हो मोबाइल में? मैमूना इधर आके बैठो, बिल्कुल सामने चेयर लगा बैठो, यहाँ पे सामने मेरे, ओके। तो यहाँ पे हाँ जी निम्रा क्या है, दिखाओ दिखाओ, चेहरा दिखाने नहीं का, एंड्रॉइड वर्जन दिखाने का, ओके। आपको ये बात समझ में आ गई, एंड्रॉइड क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके डिफरेंट वर्जन्स मौजूद है। और यहाँ पर आपको एक लतीफा सा, एक छोटा सा ऐसी फीचर सा पता चल गया कि मोबाइल की सेटिंग पे जाके उस पर टैप करो तो बना हुआ आ जाता है। ये किस किस को पता था? ओके, अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं आगे, और मुझे अभी भी नजर नहीं आएगा तुम कर क्या रही हो, सामने बैठो मुझे नजर है। अच्छा, अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। मैंने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की क्या एग्जांपल दी थी कि आपके पास दुकान में शॉप्स मौजूद हैं, जिन शॉप्स के अंदर जाके आप परचेजिंग कर रहे हैं। आप लकी वन मॉल में जा रहे हैं तो कपड़ों की दुकान पे जाने के लिए, घड़ी की दुकान पे जाने के लिए, राइट, आपने मेडिसिन को लेना है, आपने वॉचेस को से बाय करना है, या आपने जो है मेकअप को परचेज करना है, या फूड आइटम्स के लिए जा रहे हैं, जो भी पर्टिकुलर चीज़ है आप उसके लिए वहाँ पे जा रहे हैं। इस मकसद के लिए, इस फायदे के लिए आप लकी वन जाते हैं। इसी तरीके से आपके मोबाइल में भी कुछ ऐसी ऐप्स होती हैं जिनको आप इंस्टॉल करते हैं किसी फायदे के लिए, किसी काम के लिए, ओके। अब आप मुझे एग्जांपल दें उसकी। आयशा अय्यूब, आपका नाम आयशा अय्यूब है, तो कुछ जवाब दे दें। बस देखने का मुकाबला हो रहा है, मैं आपको देख रहा हूँ, मुझे देखनी है। पूरे नंबर आपके बेटा। शाहिदा जी, आपके मोबाइल में कोई ऐसी एप्लीकेशन, क्या चीज? रोम, क्रोम, ओके। क्रोम है क्या? क्रोम को किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? ब्राउजिंग के लिए। क्रोम के अलावा क्या हो सकता है? लाइबा, स्नैपचैट हो गया, लाइबा, प्ले स्टोर हो गया, इसके अलावा वीपीएन हो गया, इसके अलावा लाइबा लाइबा लाइबा, बोलो और कुछ, और कोई चीज हमारे पास? हाफजा बिस्मा, क्या चीज? थोड़ा जोर से बोल लीजिए, मेरे कान खराब है थोड़े जी। ईमान, चैट जीपीटी हो गया, और इसके अलावा इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप को यूज नहीं करते यहाँ पे, डिस्कॉर्ड यूज नहीं करते यहाँ पे। ये सब के सब क्या है? आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मोबाइल परचेज किया, उस पर एंड्रॉइड चल रहा है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, लेकिन इस किस्म की कोई भी ऐप मौजूद नहीं है, तो क्या यूज करने का मजा आएगा? नहीं। एप्लीकेशन है तो फायदा है,
एप्लीकेशन नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हमने कवर कर लिया कि हमारे पास जो है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, हमने कवर कर लिया कि हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं। अच्छा, अब ये बताओ कि लेट्स से, क्या आवाज नहीं आ रही? स्लाइड्स मैंने नहीं चलाई बेटा, लैपटॉप पे भाना, क्या बात कर रही हो? ओके, अब हम बात कर रहे, आप कॉलेज में आए, प्रिंसिपल भी मौजूद है, बच्चे भी मौजूद हैं और टीचर्स भी मौजूद हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम भी मौजूद है, एप्लीकेशन भी मौजूद है, लेकिन कॉलेज पहुंचे तो यहाँ पे सफाई नहीं हुई, हो पाएगा? काम हो पाएगा? यहाँ पे कॉलेज पहुंचे और कॉलेज का जो ऑफिस है, स्टाफ है, वही मौजूद नहीं है, काम हो पाएगा? कैंटीन मौजूद नहीं है, कॉलेज कैंटीन के लिए तो नहीं आते ना आप लोग, सिवाय एक बच्ची को जो समोसे खाने के लिए आती है, इसके अलावा बाकी जो लोग हैं वो बताए, क्या इनके बगैर कॉलेज चल पाएगा? शॉपिंग मॉल की मिसाल लो, शॉपिंग मॉल के अंदर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम भी मौजूद है, मैनेजमेंट मौजूद है, आपकी एप्लीकेशन भी मौजूद है, बहुत सारी शॉप्स हैं, लेकिन क्या हमें वहां पे सफाई का अमला चाहिए? राइट, वहां पे इलेक्ट्रीशियन चाहिए, इतना बड़ा हजारों लोग आ रहे हैं, वहां पे प्लम्बर भी तो होते होंगे, रोजाना वॉशरूम वगैरह में कोई ना कोई इशू आता होगा, शॉप्स में इशू आता होगा, इलेक्ट्रीशियन भी यकीनन वहाँ मौजूद होंगे, इतना बड़ा वहाँ पे रेस्टोरेंट चल रहे हैं, वहाँ पे उनकी गैस की सप्लाई के लिए भी लोग मौजूद होंगे, आया ना? तो ये लोग किस जुमरे में आएंगे? इनको कहते हैं यूटिलिटीज। ये वो लोग हैं जो कोई खास मकसद के लिए होते हैं, कोई खास काम कर रहे होते हैं, ओके, कोई खास काम कर रहे होते हैं, कोई यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। कॉलेज के अंदर जो सफाई का अमला, वो क्या यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है? सफाई कर रहा है, लेकिन क्या आप कह सकते हैं कॉलेज के अंदर सफाई वाला मौजूद है तो ही कॉलेज चलेगा? ऐसा नहीं है, उससे हमें बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन वो मेन पर्पस नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन था? हमारे प्रिंसिपल साहब। एप्लीकेशन कौन है? टीचर्स। टीचर्स होंगे तो क्लासेस होंगी, लेकिन साथ ही साथ हमें मुआवनत के लिए, मदद के लिए कुछ यूटिलिटीज की जरूरत होती है। कोई सफाई वाला बंदा मौजूद हो, राइट, कोई कैंटीन का वाला बंदा मौजूद हो, कोई इलेक्ट्रीशियन मौजूद हो, तो इन तमाम चीजों को मैनेज कर सके। नॉन टीचिंग स्टाफ हो, कुर्सियां वगैरह उठा के लगा सके, इस किस्म के कामों को वो मैनेज कर रहा हो। यही वाली चीज आपके मोबाइल फोन में भी होती है। आपके मोबाइल फोन में ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है? एंड्रॉइड। आपके पास एप्लीकेशन कौन सी है? बहुत सारी। मसलन आपके पास है व्हाट्सएप, क्रोम, डिस्कॉर्ड, चैटजीपीटी, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ये सारी की सारी एप्स जो हैं आपको एप्लीकेशन प्रोवाइड कर रही है। अब समझ में आए इनको एप्स क्यों कहते हैं? एप्स, ये एप्स का वर्ड कहाँ से आया है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से। ये एप्पल वालों ने किया था कि उन्होंने कहा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जगह उन्होंने एप्स का वर्ड यूज करना शुरू किया, फिर हर जगह एप्स ही एप्स होने लगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कोई यूटिलिटी प्रोवाइड कर रही हैं, आपके मोबाइल में मौजूद है, यूटिलिटी प्रोवाइड कर रही है, कोई फायदा दे रही है, लेकिन इतना बड़ा फायदा नहीं कि आप बोले कि यार ये तो एप्लीकेशन है। मुझे बताओ कौन सी चीज है? टाइम और डेट बता रहा है, ओके, और क्या चीज? देखो इसके अंदर एक चीज है, आपके पास आपके मोबाइल में फाइल मैनेजर मौजूद है। फाइल मैनेजर से क्या करते हो? डाउनलोड फोल्डर में जा सकते हो, डॉक्यूमेंट फोल्डर में जा सकते हो, राइट। अब ये यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा, लेकिन क्या तुम कह सकते हो कि मैंने मोबाइल इसलिए परचेज किया कि इसमें फाइल मैनेजर मौजूद है? एक फायदा है, काम तुम्हारा आसान हो जाता है, उसके बगैर काम करना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये काम किसका हो गया? फाइल मैनेजर क्या बन रहा है? यूटिलिटी हो गई। आपके मोबाइल पे वो मौजूद है, वो जो मेमोरी क्लीनअप करता है, ठीक है या नहीं? अब वो क्या आपने मोबाइल इसलिए परचेज किया था इसमें मेमोरी क्लीनर मौजूद है, राइट? या आप मोबाइल इसलिए उठाते हैं कि यार मैंने आज मेमोरी क्लीन करनी है। आप मोबाइल इसलिए उठाते हैं यार इंस्टाग्राम तो चेक करूं, मोबाइल इसलिए उठाते हैं कि व्हाट्सएप तो चेक करूं, लेकिन ये जो मेमोरी क्लीनर है ये कोई यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, कोई फायदा आपको दे रहा है। इसी तरीके से कंप्यूटर पे भी, आपके मोबाइल पे भी ये सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। एक आपका जो मेन है, जो तमाम चीजों को मैनेज कर रहा है, वो क्या कहलाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम तमाम चीजों को मैनेज कर रहा होता है। इसकी एग्जांपल्स है हमारे पास विंडोज, आपके एंड्रॉइड, आपका iOS और लिनक्स। पेपर के अंदर जो सवाल आ सकता है वो ये आ सकता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल्स दें, ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और उसकी एग्जांपल्स दें। एग्जांपल्स में क्या आएगा? विंडोज, लिनक्स, iOS और एंड्रॉइड। सो नोबल कह रही है डॉस, तो डॉस एक पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम था, आप उसको भी लिख सकते हैं।
अच्छा, फिर इसी तरीके से आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जांपल मांगी जाए तो क्या आएगा? व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ओके, स्नैपचैट वगैरह। और कंप्यूटर पे बात करें तो आपके पास क्या आ जाता है? एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, उसमें भी क्रोम मौजूद है, विवाल्डी मौजूद है, पावर पॉइंट मौजूद है। कि तमाम की तमाम बातें किसमें आएंगी? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए यूटिलिटीज के बारे में बताओ, वो सॉफ्टवेयर जो छोटा सा कोई स्पेसिफिक काम कर रहा है जिससे हमें मदद मिल रही है, तो आप कौन कौन से बता सकते हैं? मुनाहिल अजीम, क्या चीज, क्या कह रही हो? मेमोरी क्लीनर हो गया आपका, ठीक है, फाइल मैनेजर हो गया, वायरस स्कैनर हो गया। तो ये तमाम की तमाम चीजें किस जुमले में आएंगी? आपके यूटिलिटीज के अंदर। ये टाइप हो गई हमारी। अच्छा, अब हम एक दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं। एक टॉपिक है हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का। कंप्यूटर्स जो है वक्त के साथ साथ उनके अंदर इंप्रूवमेंट आती चली गई। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर आया और इंसानों के दरमियान यूँ समझ लें कि इससे पहले एग्रीकल्चरल दौर था, लोग ज़मीनों से खाते थे, उसी पे उगाते थे, वही खाते थे। और उस दौर में आपके अमीर होने का मेयार था आपके पास ज़मीनें कितनी हैं। आगे चल के इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर आएगा, सनती दौर आया। इस दौर के अंदर उन्होंने इंडस्ट्रीज लगना शुरू हुई, हैवी इंडस्ट्रीज लगना शुरू हुई, बड़े बड़े शहर आबाद होना शुरू हुए और इंडस्ट्रीज ने बड़े पैमाने पे चीज़ों को प्रोड्यूस करना शुरू किया। मसलन अगर एक जगह पे जो है कपड़े अगर बन रहे हैं, तो पहले अगर एक आदमी जो है महीने में जाके कपड़े का एक थान तैयार कर रहा था, तो पता चला कि वो फैक्ट्री के अंदर एक दिन के अंदर पूरा थान तैयार हो रहा है। इतने बड़े पैमाने पे चीज़ें बनने लगी। जब बड़े पैमाने पे चीज़ें बनने लगी तो उनकी सप्लाई भी होने लगी दुनिया भर के अंदर। आपके पास स्टीम इंजन की पावर से शिप्स चलने लगी और दुनिया भर के दरमियान ट्रेड के अंदर बहुत बड़ा इजाफा हुआ। अब उनको ज़रूरत पड़ने लगी ऐसी चीज़ों की, ऐसी मशीनों की जिनकी मदद से इतना बड़ा डेटा को वो टेबुलेट कर सकें। उनको पता हो कि जी फला शहर के अंदर कितने लोग रहते हैं, उसके अंदर से कितने लोग तालीम याफ्ता हैं, कितने लोग नौजवान हैं, कितने लोग बीमारियों का शिकार हैं। उनको पता हो फिजा कि आप जो है सामान सप्लाई कर रही हैं तो वहाँ पर सामान पहुँचा नहीं पहुँचा, पहुँचा तो कितने में पहुँचा, क्या लॉस हुआ, क्या नुकसान हुआ, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा डेटा हमारे पास जमा होने लगा। लोग बड़े पैमाने पे किताबें लिखने लगी, उन किताबों को ऑर्गेनाइज करने के लिए ज़रूरत पड़ने लगी, इंफॉर्मेशन को मैनेज करने की ज़रूरत पड़ने लगी। इसी ज़रूरत के दौरान आपकी दूसरी जंग अजीम शुरू हो गई। दूसरी जंग अजीम जब शुरू हुई, आपको मालूम है कि दुनिया भर के ममालिक ने इसके अंदर हिस्सा लिया था, यहाँ तक कि इंडिया, उस ज़माने में इंडिया पे अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, तो यहाँ से भी लोग उस जंग में हिस्सा लेने के लिए गए थे। अब जंगों वगैरह के अंदर उनको एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि वो कैलकुलेट कर सके, अगर वो रॉकेट फायर कर रहे तो उनको पता हो कि रॉकेट जाके गिरेगा कहाँ पे। ओके, हमने इस एंगल से रॉकेट फायर किया है, उसकी ये स्पीड थी, रास्ते में हवा ऐसी थी, बारिश हो रही थी, वो अपनी जगह पे पहुंचा नहीं पहुंचा, यशरा खड़े हो जाओ, वो अपनी जगह पे पहुंचा नहीं पहुंचा, तुम्हें पता ही नहीं क्लास में बात की, यशरा खड़े हो जाओ। इतना भी बुरा लेक्चर नहीं है कि तुम्हारा दिमाग कहीं और हो। देख लो, एक दफा और देख लो। तो बहरहाल उनको जो है रॉकेट वगैरह की कैलकुलेशन करने के लिए भी ऐसे मशीनों की जरूरत पड़ने लगी जिसके जरिए से वो कैलकुलेट कर सकें। और इसी तरीके से उसी जमाने में अगर आप लोग को पता हो कि दुनिया का जब पहला एटम बॉम्ब इजाद हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ज़माने में इजाद हुआ। अब एटम बॉम्ब की इजाद के अंदर भी उनको बहुत ज़्यादा साइंटिफिक कैलकुलेशंस की ज़रूरत थी, कैसे हो क्या हो। अब उस दौर में इस बात की डिमांड होने लगी कि हमें कंप्यूटर्स की ज़रूरत है, हमें ऐसी मशीनों की ज़रूरत है जो बहुत तेज़ी से कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकें। और उस दौर के अंदर हमारा मॉडर्न कंप्यूटर्स का जो कह लें कि दादा जान पहली दफ़ा इजाद हुए। ओके, उन कंप्यूटर्स के अंदर होता क्या था कि डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सी चीज़ को यूज़ कर रहे थे? एनालॉग या डिजिटल? डिजिटल। मॉडर्न कंप्यूटर्स में हमेशा क्या इस्तेमाल होता रहा? डिजिटल। अब उसमें कर क्या रहे थे वो लोग कि जो कंप्यूटर्स बने वो बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स थे, बहुत बड़े। उसके बड़े होने की वजह क्या थी कि उसके अंदर डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए वो डिजिटल डेटा यूज कर रहे थे। और उसके लिए उन्होंने यूज किए बल्ब होते 100 वाट के बल्ब, देखे किसी ने पुराने वाले जो बल्ब होते थे,
अभी भी बेकरी वगैरह में देखे होंगे आप लोगों ने बल्ब लगे हुए होते हैं बिस्किट वगैरह के ऊपर, येलो रोशनी आ रही होती है, ठीक है, और वो बहुत गर्म होते हैं। बेकरी वाले उसको इस्तेमाल इसीलिए करते हैं ताकि उनका जो फूड आइटम्स हैं वो बल्ब की रोशनी से गर्म रहें। तो उन्होंने उन कंप्यूटर्स के अंदर उन बल्ब्स को इजाद किया था। वो बल्ब अगर ऑन है तो उसका मतलब है 1, और अगर बल्ब ऑफ है तो उसका मतलब है 0, 1 0। डिजिटल कंप्यूटर की इस तरह से बुनियाद पड़ी। अब ये जो उन्होंने बल्ब लगाया इसका नाम था वैक्यूम ट्यूब्स, इसको कहते थे वैक्यूम ट्यूब्स। और इनका साइज आप समझ लो कि आपके आराम से जो है इतनी उंगली के बराबर साइज होता था। अब जब इतने सारे बल्ब लगे हुए होंगे तो वो जगह कम घेरेंगे ज्यादा घेरेंगे, गर्मी कम प्रोड्यूस करेंगे ज्यादा करेंगे। तो नतीजा क्या निकला कि जो हमारी पहली जनरेशन थी कंप्यूटर्स की वो बहुत बड़े थे साइज के अंदर, और वो बहुत ज्यादा गर्मी प्रोड्यूस कर रहे थे, बहुत ज्यादा। उनके अंदर आए दिन कोई ना कोई खामी पैदा हो जाती थी। वो जाते थे फिर बल्ब रिमूव करते थे, फिर दूसरा बल्ब लगाते थे, इस तरह से चलता था। उस जमाने के जो रेडियोस थे ना, बड़े बड़े रेडियोस, वो पाकिस्तान में तो नहीं आए, लेकिन उस जमाने के रेडियोस भी ऐसे होते थे, उनके अंदर भी इतने बड़े बड़े बल्ब लगे हुए होते थे। और होता क्या था कि जैसे आपको कोई बल्ब जो है काम, रेडियो ने काम करना छोड़ दिया, अब पूरा रेडियो उठा के लेकर जा रहे हैं शॉप पे जाके जो है वहां पे बाकायदा बल्ब रखे हुए होते थे। आपने अपना बल्ब निकाला, दूसरा लगाया, तीसरा लगाया, चौथा लगाया, समझ में आ गया कौन सा बल्ब खराब है, जाके पेमेंट की उसको लेकर आ गए। तो उस जमाने के रेडियोज हो, उस जमाने के कंप्यूटर्स हो, वो सब के सब उन बल्ब्स के ऊपर चल रहे थे। तो ये था हमारा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। साइज बहुत बड़ा था, गर्मी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे थे, और उनकी स्पीड बहरहाल स्लो थी, आज के दौर के मुकाबले में तो बहुत ही स्लो थी। ये हो गया आपका फर्स्ट जनरेशन। सेकंड जनरेशन में क्या हुआ कि जो बल्ब्स थे ना उसको उन्होंने छोटा करके लेकर आके इतनी सी उंगली के पोर के बराबर, उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज लेकर आए कि वो जो बल्ब थे जिसका नाम है वैक्यूम ट्यूब्स, वो छोटे होकर कहां पर आ गए, आपके उंगली के पोर के बराबर। इसका नाम उन्होंने रखा ट्रांजिस्टर। अब जब साइज छोटा हो गया तो उसके नतीजे में कंप्यूटर का साइज छोटा हो गया, पहले के मुकाबले में और छोटा हो गया, लेकिन अभी भी बड़ा है, बहुत छोटा नहीं हुआ, अभी भी बड़ा है, लेकिन उसके मुकाबले में छोटा हो गया। उसकी स्पीड पहले से तेज हो गई, और साथ ही साथ वो जो है गर्मी जो है वो कम प्रोड्यूस करने लगे। ओके, आपके दूसरी जनरेशन के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट आ गई। अब होता क्या था कि ये जो ट्रांजिस्टर्स हो, ये बल्ब्स हो, ये मिलकर सर्किट बनाते थे। सर्किट सुना आप लोगों ने, ठीक है, ये वैक्यूम ट्यूब्स लगी हो या ट्रांजिस्टर्स लगे हों, ये सब मिलकर अंदर क्या बना रहे होते थे, सर्किट। सेकंड फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स को इस्तेमाल किया, वहां पे वैक्यूम ट्यूब्स मिलकर बना रहे हैं सर्किट। दूसरी जनरेशन में ट्रांजिस्टर को इस्तेमाल किया, ट्रांजिस्टर मिलकर क्या बना रहे हैं, सर्किट। थर्ड जनरेशन में क्या करने लगे कि वो सर्किट्स जो थे ना वो यहां पर आ गए, इसी साइज के उंगली के पोर के बराबर सर्किट्स आने लगे। अब आपने बस सर्किट लगाना है, एडिशन का सर्किट यहाँ लगेगा, सब्ट्रैक्शन का सर्किट यहाँ लगेगा, मल्टीप्लिकेशन का सर्किट यहाँ लगेगा। साइज पहले से छोटा हो गया, ओके, स्पीड पहले से बेहतर हो गई, गर्मी पहले से कम प्रोड्यूस होने लगी। ये कौन सी जनरेशन बन गई आपकी, चौथी जनरेशन। चौथी जनरेशन में क्या करने लगे कि पूरा का पूरा जो प्रोसेसर है ना वो आ गया उंगली के पोर के बराबर। कहा एक वक्त ऐसा था कि प्रोसेसर को दूर की बात, जो आपका बेसिक बिल्डिंग कंपोनेंट था जो कि आपका बल्ब था, ओके, जिसके जरिए से आप 1 या 0 को महफूज कर रहे थे, वही आपकी एक उंगली आपके हाथ के बराबर था। ओके, कहा वो वक्त आया कि वही बल्ब जो था वो छोटा हो गया आपकी उंगली के पोर के बराबर। फिर थर्ड जनरेशन के अंदर पूरे के पूरे सर्किट्स थे वो आपके यहाँ पे बराबर हो गए। ओके, और आखिरकार वो वक्त भी आ गया जब पूरा का पूरा प्रोसेसर जो है, ओके, पूरा का पूरा जो सीपीयू है वो आपकी उंगली के पोर के बराबर हो गया। ये कहलाता है फोर्थ जनरेशन, और इसे कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर। प्रोसेसर का क्या मतलब, प्रोसेसिंग करने वाला। माइक्रो प्रोसेसर छोटा प्रोसेसर। पहली जनरेशन में क्या था, वैक्यूम ट्यूब। दूसरी जनरेशन में क्या था बिस्मा, ट्रांजिस्टर। तीसरी जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ओके, आईसीस, इंटीग्रेटेड सर्किट। और चौथी जनरेशन के अंदर माइक्रो प्रोसेसर। ओके, अब माइक्रो प्रोसेसर आ गए तो आपके कंप्यूटर का साइज छोटा से छोटा होता चला गया। हमारा जो दौर है, हमारे दौर में क्या चीज यूज हो रही है, वैक्यूम ट्यूब्स या इंटीग्रेटेड सर्किट, ट्रांजिस्टर, क्या यूज हो रहा है, माइक्रो प्रोसेसर। फिफ्थ जनरेशन के बारे में कहते हैं कि एआई। ओके, और आज के दौर में हम लोग एआई को इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक, बस ये कंप्यूटर की 5 जनरेशन है। कराची यूनिवर्सिटी के पेपर में इसी किस्म का सवाल आएगा, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में बता दो,
कौन सी जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट यूज हुए थे, कौन सी जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल हुए थे, उनके क्या फायदे थे, क्या नुकसान थे, इस किस्म की बातें उसके अंदर आ सकती हैं। इस बारे में समझने में कोई प्रॉब्लम हुई आप लोग को? देखो कंप्यूटर की हमने टाइप्स को पढ़ लिया था हमने। एक कंप्यूटर की टाइप थी हमारे पास डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड, राइट। कंप्यूटर की एक और टाइप्स है जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कंप्यूटर की कैपेबिलिटीज के एतबार से, उसकी सलाहियतों के एतबार से। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक लैपटॉप है, ठीक है। इस लैपटॉप के अंदर मैं क्लास में लेक्चर वगैरह कंडक्ट कर लेता हूँ, ओके। थोड़ी बहुत वीडियो वगैरह इसके अंदर रिकॉर्ड हो जाती है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मुझसे कहा जाए कि इसी लैपटॉप के अंदर आपने पूरे कराची के स्टूडेंट्स का, इंटरमीडिएट के बच्चों का डेटा मेंटेन करना है, तो ये वो लैपटॉप कर पाएगा सारा काम? क्या इस लैपटॉप पे इतनी सलाहियत होगी? आपको ये बात समझ में आ रही है कि सलाहियतों का फर्क है। मोबाइल की मिसाल ले लो, आप लोग ये शिकायत नहीं करते मेरा मोबाइल बहुत स्लो है, इसके अंदर मैं गूगल शीट्स को ऑन कर रहा हूँ तो उसको ऑन होने में बहुत टाइम लग रहा है, तो ये शिकायत नहीं आती? यार इस मोबाइल के अंदर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो वीडियो बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, प्रॉब्लम आता नहीं आता? मोबाइल क्या आपका कंप्यूटर, क्या मोबाइल की सलाहियतें एक जैसी हैं? हर मोबाइल की सलाहियत डिफरेंट है, कोई मोबाइल बहुत तेज है, कोई स्लो है। कंप्यूटर्स के साथ भी ऐसे ही होता है। कंप्यूटर्स के अंदर एक जो टाइप है जो आप जो समझ लें बैंक्स वगैरह में इस्तेमाल हो रही है, उसे कहते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, ओके। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, बहुत ज्यादा सलाहियत होती है उनके अंदर। और आप यूँ अंदाजा लगाएं जैसे मिजान बैंक है, अफशीन से मोबाइल ले लो जरा पीछे, उससे मोबाइल लो पूरा, खड़े हो जाओ। तो ये जो आपका मोबाइल है, बैठ जाओ। तो ये जो आपका मोबाइल है, सॉरी आपका जो मेन फ्रेम है, बैंक के सारे पास पूरे पाकिस्तान का डेटा मौजूद है। आप एटीएम से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो कहाँ पे जा रहा है? बैंक के कंप्यूटर पे, ओके। और उसके पास पहुंचना जरूरी है। ऐसा ना हो कि आपने इस एटीएम से भी 1 लाख रुपए निकाले, दूसरे से भी 1 लाख रुपए निकाले, उसको पता हो कि भाई 1 लाख रुपए निकाल चुके, इसका अकाउंट खाली हो चुका। ये समझ में आ रही है बात? तो पूरे दुनिया, अब पूरे पाकिस्तान में कितने करोड़ों की आबादी है, करोड़ों की आबादी के अंदर करोड़ों लोगों के बैंक अकाउंट्स खुले हुए हैं। इन सब का डेटा एक जगह आके महफूज हो रहा है, उन सब का डेटा को प्रोसेस किया जा रहा है, किसके अकाउंट में कितने पैसे हैं, किसने अकाउंट में पैसे कब निकाले थे। इस वक्त अगर फिजा चाहती है, अगर फिजा देखना चाहती है कि मेरे मोबाइल मैंने लास्ट टाइम ट्रांजेक्शन कब की थी, तो वो भी देख ले। अगर हफ्सा चाहती है तो हफ्सा भी देख ले। अगर हिजाब चाहती है अपना डेटा देखना तो वो भी देख ले। हर किसी के पास ये ऑप्शन मौजूद है। क्या ये वाला लैपटॉप ये काम कर सकता है? करोड़ों का डेटा है, नहीं कर सकता। इसके लिए आपके पास स्पेशलाइज्ड बड़े कंप्यूटर्स हैं जो पावरफुल होते हैं, उनको क्या कहते हैं हम लोग? मेन फ्रेम। उसके बाद लेट्स से उसके बाद दूसरे दर्जे पे जो आता है वो आता है आपका मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स जो है वो आप यूँ समझ लें कि जैसे स्कूल का डेटा उसके अंदर मौजूद है, ओके। कॉलेज का अगर डेटा हो हमारे पास, सेंट्रलाइज सर्वर हो जिसमें तमाम बच्चों का डेटा, और हमारे कॉलेज में एक वक्त में तकरीबन 800 बच्चे होते हैं, 800 बच्चों का डेटा हो, जो कौन ग्रेजुएट हुआ, कौन नहीं ग्रेजुएट हुआ, कौन कैंसर सेमेस्टर में, तमाम का डेटा हमारे पास आ रहा हो। इसके लिए हम कौन सा कंप्यूटर यूज करेंगे? मिनी। नॉर्मली जो कंप्यूटर हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसे कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर, ओके। दैट्स इट, बस इतनी सी बात है। एक और कंप्यूटर की टाइप है जो इंतहाई तेज है, इंतहाई तेज, ओके। इंतहाई उनकी सलाहियतें बहुत ज्यादा है, उन्हें कहते हैं सुपर कंप्यूटर्स। और ये दुनिया के सिर्फ चंद ममालिक के पास है, चंद ममालिक के पास। उनमें से एक यूएस है जिसको वो रिसर्च के लिए इस्तेमाल करते हैं या मिलिट्री के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, कंप्यूटर की सलाहियतों के एतबार से, उसकी स्पीड के एतबार से आपने कंप्यूटर के टाइप्स बना दिए। सबसे जो तेज तरीन है उसका नाम है सुपर कंप्यूटर, उसके बाद मेन फ्रेम, उसके बाद मिनी, और आखिर में आपके पास आ गया माइक्रो। यहाँ तक कोई सवाल? अब तक के हवाले से कोई सवाल? देखो यहाँ पे हमने तकरीबन तमाम टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर भी हमारे आ गए, आपके पास जो है कंप्यूटर की टाइप्स भी आ गए, चाहे एनालॉग की हो चाहे डिजिटल हो। आपके पास जो है वो भी आ गया, आपके पास मिनी मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर्स, ये सब नाम चीज़ें भी आपके पास आ गई। इसके अलावा कोई टॉपिक अगर आपके जहन में हो तो मुझे बताएं। क्या चीज़? प्रोडक्टिविटी? क्या प्रोडक्टिविटी? ओके, आगे हिजाब कोई और टॉपिक? जी, क्या चीज़? ओके, ये गुड क्वेश्चन। हफ्सा का सवाल जो है टोपोलॉजी के हवाले से है, या टोपोलॉजी का टॉपिक
बेसिकली आप ये समझ लो पेपर में नहीं आएगा, ठीक है। टोपोलॉजी का टॉपिक जो है कि मैंने कवर करवाया था उस वक्त एक टीचर ने पढ़ाया, उससे पहले एक टीचर ने पढ़ाया हुआ था, ओके, तो मैंने भी कवर करवाया था, लेकिन बहरहाल वो टॉपिक आप लोग के कोर्स से रेलिवेंट नहीं है, ये कंप्यूटर साइंस का टॉपिक है। दोबारा बोलो। नहीं, अच्छा, अब जो है देखो आपकी क्लास के अंदर बात हुई कंप्यूटर की जो बुनियादी एप्लीकेशंस है ना वो आपको आनी चाहिए। मिसाल के तौर पे जो इंशरा का बहुत अच्छा सवाल है, इंशरा ने पूछा कि सर सर्च इंजन के बारे में बताएं। ओके, देखो आपके पास नेट पे ऐसी वेबसाइट्स मौजूद हैं जहां पे जाके आप इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकें। उसके लिए जो वर्ड यूज हो रहा है वो है सर्च इंजन। आप लोग कहाँ पे सर्च करते हैं जवेरिया? किस पे? गूगल पे। तो गूगल आपके पास एक सर्च इंजन मौजूद है। सर्च इंजन जो होता है वो इंफॉर्मेशन ढूंढ के आपको बताता है कि भाई यहाँ पे आपके रेलिवेंट रिजल्ट मौजूद है। इसकी एक एग्जांपल हो गई गूगल की, एक एग्जांपल होगी आपके पास याहू की, एक एग्जांपल होगी आपके पास डक डक गो की। ऐसे 2-3 आपके पास सर्च इंजन मौजूद है। आपसे पूछा जा सकता है कि सर्च इंजन की एप्लीकेशन क्या है, सर्च इंजन क्या काम करता है। शायद क्या काम करता है सर्च इंजन? इंशरा क्या करता है? क्या करते हैं? नबिया क्या करता है सर्च इंजन? नबिया ने बताया सर्च इंजन दर घुमाता है। और कोई सफा सॉरी सना? यार आप लोग गूगल यूज करते हो तो किस लिए यूज करते हो? सना क्या करता है बताओ, खड़े होकर जोर से बताओ। सर्चिंग के अलावा और क्या होता है? आपने किसी भी टर्म को सर्च किया तो उसके रेलिवेंट रिजल्ट लेकर आ गया, ओके। और सबसे जो रेलिवेंट होता है वो कहां पर होता है? टॉप पर होता है, राइट। तो वो रिजल्ट को लेने के बाद उसको सॉर्ट भी कर देता है कि जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट हो वो ऊपर आ जाए, ओके, दैट्स इट। इसके अलावा और क्या चीज है? सर्च इंजन का सवाल मिल गया। कोई सवाल? सर्चिंग के अंदर नहीं, सर्च इंजन के अंदर चैट जीपीटी बिल्कुल भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। ये वाली गलती मत करना, ओके। बहुत अच्छा सवाल है मिसबा का, ये गलती बिल्कुल मत करना कि सर्च इंजन के अंदर तुम लोग चैट जीपीटी लिखकर आ जाओ, ऐसा नहीं है, ओके। क्या चीज? सर्च इंजन के अंदर क्रोम आएगा? क्या ख्याल है आप लोग का? क्रोम क्या चीज है? क्रोम ब्राउजर है, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्रोम एक ब्राउजर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्रोम के अंदर आप जा सकते हैं सर्च करने के लिए, ओके, जिसके लिए आपके पास क्या है? गूगल, याहू या डक डक गो। एक काम करो, चलो अपने मोबाइल पे खोलो इस वक्त तुम लोग, डक डक गो लिख के देखो, डक डक गो, डक डक गो लिखो जल्दी से। अरीबा डेटा पैकेज नहीं है, बैठ जाओ। डक डी यू, डक क्या होती है? बत्तख। स्पेलिंग क्या होती है उसकी? तो डी यू सी के डक, एक और दफा लिखना है डक डक, 2 दफा डक, फिर गो। आ गया? कुछ सर्च करके देखो उसमें, कुछ सर्च कर लो उसके अंदर, सर्च करो कुछ। नबिया क्या सर्च किया तुमने? दिखाओ मुझे मोबाइल, दिखाओ। सर्च करो उसके अंदर आप लोग क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक्स, क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक्स। क्या है? तो बस भाई सर्च कर लिया, रिजल्ट आ गया, बस। आपके पास और गूगल के अलावा दूसरे भी सर्च इंजन मौजूद हैं, हर किसी की अपनी खूबियां और अपनी खामियां हैं। कल की क्लास के अंदर इंशाल्लाह ताला मैं गूगल शीट्स के बारे में, स्प्रेडशीट्स के बारे में बात करूंगा। देखो हम अपनी इस क्लास के अंदर हम एमएस वर्ड या गूगल शीट के जो बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। कल की क्लास के लिए तुम लोग के पास डेटा पैकेज का मोबाइल को होना ज़रूरी है। कल की क्लास बगैर स्क्रीन शेयरिंग के तुम्हें समझ में नहीं आएगी। गूगल शीट्स के या एक्सेल के जो मेन फीचर्स है, जिसका तो मेन फार्मूलाज है जो तुम्हें पता होना चाहिए, कल हम उसकी बात करेंगे। एमएस वर्ड के जो मेन फीचर्स हैं उसके बारे में हम कल इंशाल्लाह ताला बात करेंगे।
कल की हमारी क्लास थोड़ी लंबी होगी, ओके, मेंटली रेडी होकर आना। कल ये मत कहना कैसा समोसे खत्म हो जाते हैं, मोबाइल लेकर आना, डेटा पैकेज लेकर आना। थर्सडे की क्लास भी लंबी होगी, थर्सडे के दिन हम बात करेंगे पेपर के हवाले से। मेरी मालूमात ये है कि थर्सडे हमारा लास्ट डे है, अभी तक मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन जो मुझे बताया कि थर्सडे लास्ट डे है। फ्राइडे को आपकी ऑफ आ रही है, सैटरडे को फिर ऑफ है, और नेक्स्ट वीक से फिर हमारे शायद पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। मुझे पेपर के हवाले से बहुत डिटेल में डिस्कस करना है, तो ये डिस्कशन मैं थर्सडे को करूंगा, और हमारी क्लास थोड़ी शायद उस दिन लंबी जाए। ओके, पेपर अभी तक की मालूमात यही है, पेपर 7 से स्टार्ट होंगे, लेकिन अभी तक कुछ अनाउंसमेंट नहीं है। अनाउंसमेंट का आप लोग को जाहिर सी बात है इंतजार करना होगा इंशाल्लाह। अच्छा, जल्दी आ जाएंगे इंशाल्लाह जी। ओके, अब यहाँ पे शायद क्या सवाल था आमना का? फायदा गुफरान की आंखों में तो आके डाल के तुम देख रही थी। आमना का बहुत अच्छा सवाल है। आमना का सवाल यह है जिसका जवाब अभी सना हमें देंगी कि आपने कहा कि चैट जीपीटी तो सर्च इंजन नहीं है। ये क्या बात हुई? हम तो सर्च करने के लिए चैट जीपीटी को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या सर्च इंजन है या नहीं? सना क्या ख्याल है आपका? सना इधर आकर जवाब दो, तुम्हारी आवाज भी नहीं आ रही, इधर आओ जल्दी से। सना क्लास को बताएं। ओके, सना ने कहा कि सर गलत कह रहे हैं, चैट जीपीटी सर्च इंजन हो सकता है। सना तशरीफ रखे। हाँ जी मैमूना, क्या ओपिनियन है आपका? खड़े होकर बताएं क्लास को। मैमूना ने कहा कि असल में निमरा खड़े हो जाना, अब तो बिल्कुल खड़े हो जाओ, कल से तुम साथ नहीं बैठोगी बल्कि अभी छोड़ जाओ। अदर आगे बैठो, यहाँ पे बैठो, बताओ इधर आके बैठो, सोबिया के बराबर में। सोबिया अतिल कुर्सी पढ़ लो, तुम्हें बिगाड़ ना दे कहीं। ओके, देखो चैट जीपीटी हो, जेमिनाई हो, क्लॉड हो, ये सब के सब एआई एजेंट्स हैं। इनके पीछे एआई का मॉडल काम कर रहा है। इनकी खुसूसियत ये है कि आप इनसे ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर बात कर सकते हैं। ओके, मैं जब इससे बात कर रहा हूँ तो मैं इससे कहता हूँ यू आर माई फ्रेंड, ओके, डू क्रिटिकल एनालिसिस, डू नॉट फॉलो मी ब्लाइंडली एंड क्रिटिक माई आइडियाज, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस आइडिया, हाउ अबाउट दिस आइडिया, इस तरीके से बात कर रहा हूँ। ठीक, अब इनके अंदर उन्होंने पीछे कुछ सलाहियतें रखी हुई हैं जिसकी मदद से फॉर एग्जांपल वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर सकता है। अगर आप चैट जीपीटी से पूछे 4 × 2 क्या होता है, वो बता देगा। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि चैट जीपीटी कैलकुलेटर है? आप में से कोई इस बात मानेगा कि चैट जीपीटी कैलकुलेटर है? लेकिन जवाब तो दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ जवाब देने से वो चीज़ कैलकुलेटर नहीं बन जाती। आपने उससे पूछा कि भाई मुझे फला चीज़ के बारे में बताओ, ओके, और चैट जीपीटी ने आपको जवाब दे दिया, तो सिर्फ जवाब देने से वो सर्च इंजन नहीं बन जाता। आप लोग के इल्म में ये बात होनी चाहिए कि ये जितने भी एआई के एजेंट्स हैं, चाहे चैट जीपीटी हो, चाहे क्लॉड हो, चाहे आपका जेमिनाई हो, इन सब के अंदर गलती का बहुत ज़्यादा इम्कान होता है। जब हमारे रिसर्च के बच्चे होते हैं तो हम उनको समझाते हैं कि आप जो है अपनी रिसर्च के लिए जेमिनाई या चैट जीपीटी इस्तेमाल ना करें, आप गूगल को इस्तेमाल करें, क्योंकि वो आपको आयमाइशा गलत जवाब दे सकता है। आपने देखा आपके खानदान में बाज़ दफ़ा ऐसे लोग होते हैं, वो उनके पास हर मसले का हल होता है। आप उनसे कहें मेरे सर में खुश्की हो रही है, उसका भी हल बताएंगे। आप उनसे कहेंगे रात को नींद नहीं आती, उसका भी हल बताएंगे। आप उनको बताएंगे जी फला की जो शादी है ना उसमें शौहर उसको बड़ा तंग कर रहा है, उसका भी हल होगा। फला की सास बड़ी तंग करती है, उसका भी हल होगा। फला का रिश्ता नहीं हो रहा, उसका भी हल होगा। हर मसले का उनके पास हल होता है। यहाँ तक कि अगर आप उनसे कहेंगे कि ईरान और अमेरिका की जंग चल रही है, उनके पास उसका भी हल होगा। लेकिन क्या वो लोग एक्सपर्ट होते हैं? बस वो हर चीज़ में बोलने के माहिर होते हैं। ये जो एआई एजेंट्स है ना, ये भी असल में बोलने के माहिर है, बात करने के माहिर है। बाज़ दफ़ा जब उनको किसी चीज़ के बारे में नहीं पता होता तो वो क्या करते हैं, अपनी तरफ से बना के कहानी बताते हैं।
जिसके लिए टेक्निकल वर्ड यूज होता है हेलुसिनेशन। वो अपने तौर पे इमेजिन करके लेकर आ जाते हैं, जो कि बात कहीं से होती नहीं है। मैंने बहुत पहले एक बचपन में एक स्टोरी पढ़ी थी, हॉरर स्टोरी थी, उर्दू में थी। एक आदमी होता है, उसके सीने पे जो होता है तीसरा हाथ निकलने लगता है। ओके, उस हाथ की ना कोई हड्डी है ना कुछ है, और वो उस हाथ को ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर के पास जाता है कि मेरा ऑपरेशन कर दे, इस हाथ को काट दें। राइट, डॉक्टर जैसी सर्जरी करने को तैयार होता है, उसी वक्त जो है अचानक ही ऑपरेशन थिएटर की लाइट चली जाती है और उसका हाथ जो होता है वो बीच से निकलता है और डॉक्टर का गला दबा के उसको मार देता है। तो इस तरह की कहानी थी। किसी के अंदर जो होता है वो उसके अंदर पेट के अंदर घुस के उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ देता है, ऐसी कहानी थी। खैर फिर वो बंदा मरता है, कुछ साइंटिस्ट उस पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने लगते हैं, उसका हाथ काट के रखते हैं अपने पास, लेकिन वो हाथ जिंदा हो जाता है। तो बहुत ज़बरदस्त एक हॉरर स्टोरी थी, बहुत मज़े की थी, मुझे बड़ा मज़ा आया। मैंने जेमिनाई से पूछा कि यार ये कहानी मैंने पढ़ी थी, ज़रा बताना किसने लिखी है। उसने कहा ये इब्न सफ़ी ने लिखी है, इसका नाम है तीसरा हाथ। इब्न सफ़ी नाम सुना आप लोगों ने? इब्न सफ़ी उर्दू के बड़े मशहूर राइटर हैं, उन्होंने लिखी है और इस नॉवल, इस कहानी का नाम था तीसरा हाथ। मैंने गूगल पर सर्च किया, वो कह रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर मैंने वापस आके जेमिनाई से कहा तुम गलत कह रहे हो, उसने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। वो कह रहे नहीं तुम गलत कह रहे हो, उसने लिखा है, जाके सर्च करो। मैंने फिर सर्च किया, फिर मैंने कहा तो मुझे नहीं मिला, तो मुझे रेफरेंस दो इस बात का। कह रहे रेफरेंस मैं देता हूँ आपको, थोड़ा सा वेट करें। फिर आखिर में उसने जवाब दिया सॉरी मैं गलत कह रहा था। देखो कैसे उसने गलत बात की, जिस बात का हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ओके, अब मैं उसी बात को लाके क्लास में पढ़ाना शुरू कर देता। इब्न सफ़ी का नॉवल है तीसरा हाथ, आप सब पढ़िएगा, बड़े मजे का नॉवल है। क्या बच्चे क्या कहते सर क्या हो गया? गूगल वगैरह जो है, जो सर्च इंजन होता है, वो ऐसी हरकत नहीं करता। जो चीज उसको नजर आई होती है उसको वो टेबुलेट कर लेता है, उसके इंडेक्स बना लेता है। मिसाल के तौर पे मेरे लेक्चर्स के इंडेक्स आपके पास है कि ये टॉपिक पढ़ना है तो इस लेक्चर में मौजूद है, ये टॉपिक पढ़ना इस लेक्चर में मौजूद है। क्या वो इंडेक्स बिल्कुल एक्यूरेट है, सही है? आप लोगों ने देखा उसको? यही वाला काम सर्च इंजन कर रहा होता है। सर्च इंजन जो होता है वो पूरी वेब पे क्रॉल करता रहता है, रेंगता रहता है, उसको कहते हैं वेब क्रॉलर। अब वेब क्रॉलर की मदद से वो एक इंडेक्स बनाता जाता है। अब आपने सर्च किया क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक्स, तो वो देखता है ये कहां कहां पे आया, वो आपको रेलेवेंट रिजल्ट दे रहा है। आपने लिखा कि फिटनेस टिप्स, उसकी वो जहां जहां रेलेवेंट चीज नजर आएगी वो बता देगा। आपने कहा कि फ्राइड राइस कुकिंग टिप्स, फ्राइड राइस जहां जहां पे डिस्कस होगा उसकी आपके पास रिजल्ट लेकर आ जाएगा। चैट जीपीटी वगैरह बुनियादी तौर पे बात करने के माहिर हैं। ओके, वो बाज दफा रिजल्ट सही दे रहे होते हैं, बाज दफा रिजल्ट गलत दे रहे होते हैं। उनके हर चीज को वेरीफाई करना आपका काम है। ओके, ये वाली बात समझ में आई? सना, समझ में आया? बुनियादी तौर पे चैट जीपीटी हो, क्लॉड हो, जेमिनाई हो, ये सब के सब एआई एजेंट्स हैं जो इंसान की तरह से बात करने की, लिखने की सलाहियत रखते हैं। सर्च इंजन का काम डिफरेंट है, वो तमाम चीजों को सर्च करके उसकी पूरी इंडेक्स बनाने लगता है। यहाँ कॉलेज में लाइब्रेरी में कौन कौन गया हुआ है? लाइब्रेरी में गए और आपने जाके लाइब्रेरियन से पूछा कि फॉर एग्जांपल टीचिंग लिटरेसी की या क्लासरूम मैनेजमेंट की बुक चाहिए, उनके पास एक पूरी इंडेक्स बनी हुई होती है, उसमें से वो देख के बताता है कि यहाँ पे क्लासरूम मैनेजमेंट की फला फला बुक्स मौजूद है, टीचिंग लिटरेसी की फला फला बुक्स मौजूद है। यही वाला काम आपका सर्च इंजन कर रहा होता है। वो नेट पे मौजूद तमाम बातों को मुरतब करके पूरा इसका डेटाबेस बनाता है और वहीं से आपको रेलिवेंट रिजल्ट लाके वो दे रहा होता है। ओके, सवाल हो गया? आमना सही है?